माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे क्लास 6th की हिंदी की बुक से चैप्टर नंबर 1 व्याकरण का। ये चैप्टर है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। अब आप क्लास 5 में हैं तो भी देख सकते हैं, 6 में हैं तो भी देख सकते हैं और 7 में हैं तो भी देख सकते हैं। मोर और लेस चीज़ें सेम ही रहती हैं। तो चलो विदाउट डिले अपने वीडियो को स्टार्ट किया जाए। अब इस चैप्टर में यहाँ पर सबसे पहले तो मैं एक पिक्चर दे रखी है। अब ये क्या कह रही हैं यहाँ पे, मम्मी मोनू ने आज दादाजी से फ़ोन पर बात की थी। तो माता ही जवाब देती हैं कि बेटा उन्होंने क्या कहा। यहाँ पर एक भाई है, वो भी बोल रहा अगले सप्ताह वे हमारे साथ रहने आएंगे। पिताजी कह रहे हैं कि यह तो बहुत अच्छा रहेगा। यानी ये लोग आपस में बातचीत कर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, एक दूसरे की बात को समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो अब आप बताइए, ये कह रहे हैं क्या बताएं भाई हम। आप दिन भर बातें अपनी मम्मी को कैसे बताते हैं? भाई मुँह से बोल कर बताते हैं, बहुत से बहुत नाराज़ हैं तो लिख कर बताते हैं। आप अपनी अध्यापिका को गृह कार्य कैसे दिखाते हैं? तो लिख कर दिखाते हैं। सुन ना पाने वाले मित्र अपनी बात को कैसे समझाएंगे? तो कैसे समझाएंगे सुन ना पाने वाले? सांकेतिक भाषा में, इशारे कर करके। ठीक है, तो पहला वाले का आंसर हुआ हम बोलकर माँ को अपनी बात बताएंगे, टीचर को होमवर्क लिख कर देंगे और इशारे में अपने मित्र को बात समझाएंगे कि अगर वो सुन नहीं पाता तो। ठीक है बच्चों, आपने ऊपर दिए प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। तो आपने जो उत्तर दिए भाई, मैंने दिए फिलहाल तो यहाँ उत्तर, पर उत्तर सही दिए हैं। आप अपनी माताजी को दिन भर की बातें बोलकर बताते हैं, गृह कार्य लिख कर करते हैं और सुन ना पाने वाले मित्र को अपनी बात इशारों से समझा देते हैं। और यही दो भाषा है। भाषा और कुछ है थोड़ी। जो मेरे मन में आया मैंने आपको किसी तरीके से समझा दिया, वो भाषा का प्रयोग कर लिया मैंने, चाहे वो लिख कर, चाहे बोल कर, चाहे इशारों से। हम सब अपनी बात दूसरों को बताना चाहते हैं। हम सबको लगता है कि हमारे मन में जो बात है हम दूसरे को बताएं। आपके पास वालों को हम अपनी बात बोलकर बता देते हैं। अभी जो आपके पास जो भी बैठा है, आपके मन में कोई विचार आया कि चल बेटा शाम को खेलेंगे, तो आपने फट से बाजू वाले को बोल दिया कि भाई कल हम वो शाम को आज हम खेलेंगे। तो आपने उसे बोलकर बात बता दी। परंतु जो हमसे दूर रहते हैं उनको बोलकर या लिखकर दोनों प्रकार से बताते हैं। आजकल तो बोलने का बहुत प्रचलन हो गया, फ़ोन किया और बता दिया। पहले केवल लिखते थे, हम खत लिखते थे, चिट्ठियाँ लिखते थे, राइट। इस तरह दूसरे लोग हमारी बात को सुनकर या पढ़कर समझते हैं। अपनी बात को कहना सुनना ही भाषा है। भाषा कुछ और थोड़ी है। आप अपने अपनी बात को कहा, ठीक है, या दूसरे की बात सुन ली, और ये भाषा है। मन के भावों, ये याद करना है आपको, मन के भावों और विचारों के आदान प्रदान, है ना, लेन देन एक तरीके का साधन ही भाषा है। मैं अपने मन में जो भाव आए हैं, जो फीलिंग्स आई हैं, जो मेरे विचार थॉट्स आए हैं, जब मैं वो बोलकर या लिखकर सामने वाले को बताती हूँ तो वो भाषा के माध्यम से ही तो कर सकती हूँ। आगे देखिए, भाषा के रूप बोलकर या लिखकर अपने भावों की अभिव्यक्ति के आधार पर भाषा के हमने 2 रूप निश्चित किए। याद रखना, भाषा के 2 रूप है। भाषा के 2 रूप हैं, सांकेतिक वाला इस रूप में नहीं आएगा, मौखिक और लिखित। अब मौखिक क्या है? जब मनुष्य बोलकर अपने विचार तथा भाव प्रकट करे। जब एक इंसान है वो बोलता है कुछ और बोलकर अपनी बात या अपने विचार जो है दूसरों तक प्रकट करता है। भाव मीन्स फीलिंग्स, एक तरीके से मेरी भावनाएं प्रकट करे, दूसरा उन्हें सुनकर उन भावों को समझ जाए, तो उसी को हम कहते हैं वो मौखिक भाषा है। भाषा का मौखिक प्रकार है। इसके अंतर्गत बोलना और सुनना दोनों ही आता है। मौखिक भाषा का प्रयोग हम आपसी बातचीत के लिए भी करते हैं। वाद विवाद, मतलब अगर झगड़ा हो जाए तो भी मुंह से बोल बोल के झगड़ते हैं कि तुमने ये कहा था, तुमने ये कहा था, तो वाद विवाद भी ऐसा ही होता है। टेलीफोन पर भी आप बोलकर बातचीत करते हो, ये भी एक मौखिक भाषा का प्रकार है। रेडियो पर बात अगर आप सुन पा रहे हो तो इसका मतलब उसने बोला है, वहाँ से बोला है तभी तो सुन पा रहे हो। भाषण देना भी मौखिक भाषा का, क्योंकि बोल रहा है वो वहाँ पे। तो ये मौखिक भाषा के प्रकार हैं। मौखिक भाषा की डेफिनेशन हमें याद करनी है। नेक्स्ट बात पे आ जाओ भाई। ये भाषा का सबसे पुराना और मूल रूप है। क्यों? क्योंकि भाई सबसे पहले लोगों को लिखना थोड़ी आता था, वह बोलना आता था। ज़रूरी नहीं कि वो हिंदी इंग्लिश बोलते थे, बोलते तो कुछ और ही थे वो, बट वो अपनी भाषा बोलते थे तो वो समझा लेते थे अपनी बातों को। इसे बच्चा घर परिवार और मित्रों के साथ अपने आप सीख जाता है। मौखिक भाषा को आपको बच्चे को ग्रामर नहीं सिखानी, बैठ के ये नहीं करना कि बेटा तुम ये वर्ण कहें, ये स्वर कहें, ये मात्रा है, ऐसा लगाओ वैसा लगाओ। छोटे से छोटा बच्चा भी माँ, पापा, बाबा, आजा, खाना, पाना, जो भी है वो बोलना सीख जाता है। लिखित भाषा की जब मैं बात करती हूँ तो जब मनुष्य लिख कर रिटन में अपने विचारों को, अपने थॉट्स को, अपने भावों, अपनी फीलिंग्स को प्रकट करता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। इसमें दूसरा व्यक्ति पढ़कर समझता है बात को। इसके अंतर्गत लिखना और पढ़ना दोनों आ जाता है। लिखित भाषा का प्रयोग अगर मैं बात करूं तो पुस्तकों, पत्रों यानी लेटर, समाचार पत्रों यानी न्यूज़पेपर,
पत्रिकाओं यानी मैगजीन्स आदि में किया जाता है। वहाँ चीज़ें लिखी हुई होती हैं, पुस्तक छपी हुई होती है, लिखाई होती है, उसके अंदर समाचार पत्र छपे हुए होते हैं, पत्रिकाएं यानी मैगजीन्स छपी हुई होती हैं। इस भाषा का प्रयोग पढ़ा लिखा व्यक्ति ही कर सकता है, क्योंकि अगर वो पढ़ नहीं पाएगा तो वो पढ़ेगा कैसे? तो पढ़ा लिखा आदमी ही पढ़ सकता है। क्लियर है? इसी भाषा की सहायता से ज्ञान की अगली पीढ़ी तक पहुँचाया जाता है। मतलब देखो, मान लो कि किसी ने कोई किताब लिखी, कोई विद्वान आदमी ने किताब लिखी, तो अगली पीढ़ी तक वो कैसे पहुँचेगी? विद्वान आदमी तो एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, लेकिन उसकी जो किताब है वो छपी हुई रहेगी भाई। इस भाषा का स्थायी रूप, ये भाषा का स्थायी रूप है। अगर मैं पूछूं भाषा का स्थायी रूप कौन सा, तो आप लिखेंगे लिखित भाषा। आगे देखिए, इसी के अतिरिक्त भाषा के अन्य रूपों में सांकेतिक भाषा को भी स्थान दिया गया है, लेकिन अन्य रूपों में मेन दो ही रूप है, लिखित और मौखिक। अन्य रूपों की बात अगर करते हैं तो सांकेतिक को स्थान दिया गया है। सांकेतिक का मतलब हो गया कि कई बार हम संकेतों के द्वारा भी अपनी बात जो है दूसरों तक पहुंचाते हैं, इशारों के द्वारा भी पहुंचाते हैं। जैसे हरी झंडी दिखाकर रेलगाड़ी को चलना, हरी झंडी दिखा के हम रेलगाड़ी को चलाते हैं कि भैया ठीक है, चलने का इशारा है। ये किसने किया है? ठीक है, जो रेल का विभाग का जो कर्मचारी होता है वो हरी झंडी जब दिखाता है तो ये होता है कि इसका मतलब है कि ठीक है, ट्रेन आगे जा सकती है। मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा है ना, मम्मी करती है ना, मुंह पे उंगली रखो, तो मतलब चुप रहने का इशारा है। सीटी बजाकर खेल शुरू करना, ये भाई साहब करवाएंगे, हाथ ऊपर करके, ये भी इशारे से बता रहे हैं। लेकिन इसका प्रयोग हर बात के लिए हर स्थान पर नहीं किया जा सकता। ठीक है, आप पढ़ाई सारी टोटल इशारे में कर ले तो संभव नहीं है, हर जगह आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते। इसीलिए इसे भाषा का मुख्य रूप में हमने कोई स्थान नहीं दिया। सांकेतिक को मुख्य रूप में हमने इसलिए स्थान क्यों नहीं दिया? क्योंकि इसका हम प्रयोग हर जगह नहीं कर सकते। आगे देखते हैं। अब विशेष तौर पे हमने क्या पढ़ा कि भाषा मूल रूप से मौखिक ही होती है, परंतु मुख से निकली हर ध्वनि भाषा नहीं। अब बोलो अगलू पगलू अगलू, अरे कुछ भी बोल रहे हो भाई, सार्थक ध्वनि, ऐसी ध्वनि जिसका कोई मीनिंग हो, वो भाषा है। आप ऐसे अगल बगल पगल कुछ भी ऐसा वर्ड बोलो जिसका कोई मतलब नहीं हो, तो वो किसी भाषा में भी नहीं आएगा। ठीक है, पशु पक्षी की बोली या आवाज़ भाषा नहीं मानी जाती, हम कहते हैं उसकी बोली है। कोयल मीठी भाषा नहीं बोलती, कोयल मीठी बोली बोलती है। मनुष्य द्वारा ही भाषा का प्रयोग किया जाता है, इंसान ही भाषा बोलता है, बाकी कोई भाषा नहीं बोलता। आदिकाल से यानी प्राचीन काल से अगर मैं बात करूं तो मनुष्य ने संकेतों या विशेष ध्वनियों से अपनी बात कहता था। आदिकाल में यानी प्राचीन काल में समझ सकते हो। पढ़ना लिखना सीखने के बाद मनुष्य ने लिखित भाषा का प्रयोग करना सीखा। पहले थोड़ी ना कर पाता था, तो थोड़ा पढ़ा लिखा तब उसने ये सब सीख लिया। एक बच्चा जो है वो मौखिक भाषा अपने आप सीख जाता है। आप वो सुनता रहता है, सुनते सुनते ही सीख जाता है। कुछ लोग बहुत कंप्लेंट करते हैं हमारा बच्चा इंग्लिश नहीं बोलता। भाई वो हिंदी सुन रहा है, आप उसे इंग्लिश सुनवाइए, वो इंग्लिश बोलना सीख जाएगा। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में, बच्चे इंग्लिश नहीं बोलते। माता पिता को शिकायत है, भाई आप हिंदी बोलते हो, तो वो जो सुनता है वही उसके जो कान में जाता है वही मुँह से बाहर आता है। तो हिंदी सुन रहा है तो इसीलिए हिंदी निकल रही है। इंग्लिश सुनवाइए उसे, वो इंग्लिश बोलना सीख जाएगा। चलिए आगे आते हैं, मातृभाषा की बात करते हैं। मातृभाषा किसे कहते हैं? देखो, मातृ का अर्थ होता है माता, है ना। मातृ मतलब होता है माता। इस आधार पर मातृभाषा का अर्थ है माँ से सीखी गई भाषा। जो भाषा आपने अपनी माता ही से सीखी है वो मातृभाषा है। अर्थात बच्चा सबसे पहले अपने माता पिता और परिवार से जो भाषा सीखता है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, उर्दू हो, फारसी हो, बंगाली हो, कोई सी भी हो। मातृभाषा वो होगी जो उसने अपने घर में अपनी माता ही से सीखी है। अपने पिता ही से, माता ही नहीं है मान लो किसी की, तो हम ये ऐसा एज्यूम करते हैं कि मातृभाषा बोलते हैं उसको, लेकिन जो मतलब अपनी आम बोलचाल में सीख रहा है। भाषा जब डेफिनेशन लिखोगे तो माता पिता और परिवार से लिखोगे पूरा, ठीक है, उसको मातृभाषा बोलते हैं। बच्चे जन्मे जिस भी परिवार में हो, जैसे कि पंजाबी भाषी परिवार में जन्मे बच्चे, मातृभाषा उनकी पंजाबी हो जाएगी। तमिल बोले तो बोलने वाले परिवार में बच्चे की मातृभाषा क्या हो जाएगी? तमिल हो जाएगी। अब अगला रूप आ रहा है बच्चों, मानक भाषा। मानक भाषा क्या होती है? भाषा के सर्वमान्य, जिसे सब मानते हो, तथा स्वीकृत रूप, जिसे सबने स्वीकार किया हो, उसे हम कहते हैं मानक भाषा। यही भाषा पढ़े लिखे लोगों के अलावा पुस्तकों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं यानी कि मैगजीन्स, रेडियो, दूरदर्शन यानी टीवी आदि के व्यवहार में लाई जाती है। इसे सब स्वीकार करते हैं, हाँ ये भाषा है और आप इसमें बातचीत कर सकते हैं, तो वो मानक भाषा है जिसे सब स्वीकार करें भारत की भाषा के रूप में। भारत छोड़ दो, भाषा के सर्वमान्य और स्वीकृत रूप को, सर्वमान्य जिसे सब माने, स्वीकृत जिसे सब स्वीकार करें। तो राष्ट्रभाषा क्या हो गई? प्रत्येक देश की एक ऐसी भाषा जिसका प्रयोग उसके देश के अधिकांश लोग करते हो। मेरे देश में ज़्यादातर लोग जो भाषा बोलेंगे वो मेरी राष्ट्रभाषा होगी, ठीक है। अधिकांश लोग यानी ज़्यादातर लोग। हमारे देश में हिंदी की स्थिति राष्ट्रभाषा के समान है।
राष्ट्रभाषा जैसी है, ठीक है, राष्ट्रभाषा नहीं है। हमने कहा हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा है ही नहीं, पर हिंदी की स्थिति राष्ट्रभाषा जैसी है। यहाँ हिंदी ही सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा बोली और व्यवहार में लाई जाती है, परंतु संवैधानिक रूप से अगर हम बात करें, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं लिखा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, कूद के हिंदी मत लिख देना, हिंदी है ही नहीं, कोई राष्ट्रभाषा नहीं है हमारी। हिंदी राष्ट्रभाषा के समान है। तो राजभाषा क्या है भैया? जिस भाषा का प्रयोग देश के सरकारी कार्यालयों में कामकाज में किया जाए, है ना, जो गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं वहाँ जिस भाषा में काम किया जाता है वो उस देश की राजभाषा कहलाती है। हमारे देश की राजभाषा हिंदी है। हिंदी का स्थान संविधान में अनुच्छेद 343 में 14 सितंबर 1949 में इसको ये स्थान प्रदान किया गया था। राजभाषा हिंदी है, राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। राजभाषा हिंदी है, सरकारी कामकाज की भाषा हिंदी है, लेकिन राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। बोली की बात की जाए, जब कोई भाषा कम लोगों के द्वारा किसी छोटे क्षेत्र में बोली जाए उसे बोली कहते हैं। जैसे राजस्थान की राजस्थानी हो गई, ठीक है। आगे देखो, बोली को अपना साहित्य नहीं होता, बोली का कोई अपना साहित्य नहीं। आप ऐसे किताबें छपी हो उस बोली में, ऐसा नहीं है। गाथाओं, लोक कथाओं, जो स्टोरीज़ लोग सुनाते हैं, लोगों की कही बातों तक ये सीमित होती है। इसमें ऐसे किताबें वगैरह छपी हो, साहित्य छपी हो, ऐसा नहीं है। कोई इसकी ग्रामर नहीं है ऐसी। किसी राज्य में अन्य बोलियाँ हो सकती हैं, अवधी, ब्रज, मगही, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी, कुमाऊनी, गढ़वाली, हिंदी, ये उत्पन्न बोलियाँ हैं। खड़ी बोली हिंदी से उत्पन्न हुई है, ये सारी की सारी हिंदी नहीं बोली है, हिंदी तो भाषा है, ठीक है। खड़ी बोली, अवधी, ब्रज आदि साहित्य की रचना इनमें हुई है, लेकिन कुछ इस तरह की बोलियां हैं जिसमें साहित्य की रचना हुई है, जनरली नहीं होता। लिपि की बात करो भाई, मनुष्य जैसे जैसे सभ्य होता गया, माने पहले तो मनुष्य असभ्य था, जंगल में रहता था, जंगल जानवर मारता था, खा लेता था, असभ्य था। लेकिन जैसे जैसे उसमें कल्चर आया, सभ्य हुआ वो, वैसे वैसे उसकी भाषा का भी विकास होता चला गया, भाषा भी डेवलप होती चली गई। उसे पढ़ने लेने लिखने की ज़रूरत महसूस हुई, तब उसने ध्वनि को निश्चित रूप देना प्रारंभ किया। अब ध्वनि जैसे कि क, मैं इसको बोल रही हूँ क, ये एक ध्वनि है, माँ, तो इन चिन्हों को जब हमने ध्वनि का रूप देना शुरू किया तो यही लिपि है। इन्हीं निश्चित चिन्हों को हम लिपि कहते हैं, ठीक है। हर भाषा की अपनी लिपि होती है, हर भाषा के अपने चिन्ह होते हैं। जैसे इंग्लिश में मैं इसे ए पढ़ती हूँ, हिंदी में मैं इसे अ पढ़ती हूँ, तो इस चिन्ह को ए और इस चिन्ह को आ कहा जाता है। यही लिपि है। हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। मराठी की देवनागरी लिपि है, पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है, चीनी की चित्रलिपि है और संस्कृत की देवनागरी लिपि है, अंग्रेजी की रोमन लिपि है, उर्दू की फारसी है, बांग्ला की बांग्ला जर्मन की रोमन है। पढ़ लेना। आगे चलो, हिंदी भाषा और उसका महत्व क्या है भैया। हिंदी हमारे देश की प्रमुख भाषा है भाई, सबसे मेन भाषा है हिंदी। भारत में सबसे अधिक प्रयोग में आने वाली भाषा हिंदी ही है। वैश्विक स्तर पर अगर हम पूरे विश्व के स्तर पर देखें तो हिंदी भाषा जो है अपनी छाप छोड़ रही है। फिजी, सूरीनाम, त्रिनिडाद, संयुक्त राज्य अमेरिका, मॉरिशस आदि देशों में हिंदी भाषा का प्रयोग दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। बोलने वालों की संख्या के अनुसार अंग्रेजी और मंडेरियन के बाद हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। मंडेरियन जो भाषा है वो सबसे ज़्यादा बोली जाती है, लेकिन उसके बाद हिंदी बोली जाती है। अंग्रेजी और मंडेरियन भाषा काफ़ी ज़्यादा दुनिया में बोली जाती है, फिर हिंदी की बात आता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लो। देवनागरी, रोमन और गुरुमुखी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती हैं, उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ। फारसी दाएं से बाएं यानी सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ लिखी जाएगी, मतलब इस तरीके से, यहाँ से लिखना शुरू करो ऐसे। और वो कैसे, हम हिंदी कैसे लिखते हैं, ऐसे, इस तरफ से, ठीक है ना। हमारे देश में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता मिली है। राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की बात करो तो 22 भाषाओं को मान्यता है। नाम याद कर लो: हिंदी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, उर्दू, डोगरी, बांग्ला, असमिया, कश्मीरी, कन्नड़, तमिल, बोडो, नेपाली, मलयालम, मैथिली, सिंधी, संस्कृत, संथाली, ओडिया, तेलुगु, मणिपुरी और कोंकणी। ये सारी भाषाएं 22 हैं, इनको याद करके जाना एग्जाम में। व्याकरण की बात करते हैं। व्याकरण मतलब तो ग्रामर। कभी कभी बातचीत में लोगों से गलतियाँ होती हैं, इसका कारण है कि व्याकरण का उन्हें ज्ञान ही नहीं होता। किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, पढ़ने और लिखने के लिए कुछ नियम जानना हमें ज़रूरी है, वो नियम ही व्याकरण है, ठीक है। चित्र के द्वारा की गई बातचीत व्याकरण की दृष्टि से गलत, अशुद्ध है। शुद्ध रूप का प्रयोग होगा, तुम कौन सा काम करना है। अच्छा, यह चित्र में दे रखा है कुछ,
तुम्हारे को कौन सा काम करना है। तो अच्छा वो कह रहे हैं कि ये जो लिखा है ये गलत है, व्याकरण की दृष्टि से गलत है, होना चाहिए कि भाई तुम्हें कौन सा काम करना है। तो जो शास्त्र हमें भाषा के शुद्ध रूप को बोलना सिखाए, परफेक्ट रूप को बोलना और पढ़ना सिखाए, लिखना सिखाए, वही व्याकरण है। व्याकरण के अंग दे रखे हैं यहाँ पे कि व्याकरण के अंतर्गत हमें वर्णों, शब्दों और वाक्यों के संबंध में जानकारी मिलती है। इस आधार पर व्याकरण के 3 अंग होते हैं। वर्ण विचार, वर्ण विचार के अंदर वर्णों की बनावट, वो कैसे लिखे हैं, उनका उच्चारण बोला कैसे जा रहा है, उनका लिखने का तरीका क्या है, उसका वर्णन होता है। अगर हम शब्द विचार की बात करें तो शब्द विचार के अंदर शब्दों की रचना कैसे है, उसके भेद क्या क्या है, उसका वर्णन होता है। और वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्यों की रचना, वाक्यों के भेद, वाक्यों के प्रयोग कैसे होता है, उसके बारे में बात करेंगे। लास्ट पॉइंट है साहित्य प्रत्येक भाषा की नीति, उस मूल ज्ञान आदि की बातों में संग्रहित रहती है ताकि अगली पीढ़ी जो है उसका ज्ञान का लाभ उठा सके। तो इसी ज्ञान को संचित कोश को हम साहित्य कहते हैं। बड़ी बड़ी जो किताबें लिखी जाती हैं, किसी भी भाषा का साहित्य गद्य या पद्य रूप में हो सकता है, लिखा जा सकता है। गद्य में हम अपने विचार, कहानी, निबंध, नाटक के रूप में लिखते हैं, जबकि पद्य में हम कविता के रूप में लिखते हैं। तो हो गया हमारा ये चैप्टर फिनिश। मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। आपके 16 मिनट मैंने लिए और आपको पूरा चैप्टर समझा दिया। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ पक्का ये वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।